नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता में बड़ा बदलाव होना है। जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन उनके शपथ ग्रहण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हश मनी मामले में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने की तैयारी हो गई है। तो क्या टल जाएगा ट्रंप का शपथ ग्रहण? इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा। सीरिया की सीमा से बाहर रहे इजरायल, सीरिया के नए नेता ने दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे साउथ कोरिया में गहराते राजनीतिक संकट। और अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। तो सत्ता की कमान संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किलों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं। कोर्ट उन्हें सजा सुना सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में कई मुकदमे दर्ज है। उनमें से ही एक है हश मनी का मामला। और अब खबर यह आ रही है कि 10 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस में सजा सुनाई जाएगी। ट्रंप पर आरोप है कि 2006 में एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने संबंध बनाए थे। यह मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी खूब चर्चा में रहा। स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थी, जिसके बाद से ट्रंप ने उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा और ट्रंप को डैनियल्स को $1,30,000 के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। मामले में सुनवाई के लिए 10 जनवरी को ट्रंप की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी है। हालांकि न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली भी उपस्थित हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि कोर्ट ट्रंप को 4 साल तक की जेल की सजा सुना सकता है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों की माने तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप ने इस मामले में अपील करने की योजना बनाई है, जिससे सजा में देरी हो सकती है और एक बार ट्रंप का शपथ ग्रहण हो जाए तो यह कार्रवाई रोक दी जाएगी। ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर खारिज करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्व राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए कई आधिकारिक कृत्यों के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त है। लेकिन जज ने इस तर्क को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप को अभियोजन से छूट मिल जाएगी। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने इस सजा के फैसले की आलोचना की और इसे सुप्रीम कोर्ट के प्रतिरक्षा निर्णय का उल्लंघन बताया। चेउंग ने कहा कि यह मामला कभी लाया ही नहीं जाना चाहिए था और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिर गए हैं। देखा जाए तो ट्रंप फिलहाल 2 संघीय मामलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन मामलों को न्याय विभाग की नीति के तहत खारिज कर दिया गया, जो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देता है जो राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो, जिसका कार्यकाल अभी चल ही रहा हो। वैसे तो ट्रंप पर 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश और गोपनीय दस्तावेज हटाने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा और जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होता है वैसे ही ये मामले दोबारा खुल जाएंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 10 जनवरी को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अमेरिकी कानून के तहत ट्रंप को अगर सजा सुनाई भी जाती है, उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है, तो भी वो राष्ट्रपति पद पर बरकरार रहेंगे और जेल से ही सरकार चला सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते फिलहाल अब तक के सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुस्तान विरोधी रुख अपनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले तक दोनों देशों के बीच समझौतों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। ये 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा होगी। डार ने यह घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच काहिरा में पिछले महीने D8 शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के कुछ ही हफ्तों के बाद की है। दरअसल लंबे वक्त से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रही है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई है और उन्हें बोंगो बंधु भी कहा जाता है। और शेख हसीना लंबे वक्त से इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेशी लोगों पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए अत्याचारों के लिए सार्वजनिक माफी की अपील कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई बदलाव देखे। यहां तक कि बांग्लादेश का इतिहास भी बदलने की मांग उठ रही है। हिंदुस्तान से बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है।
अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण तक दोनों देशों में टकरार की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में पाकिस्तान से बढ़ते उनकी नजदीकियां हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा रहा है। और अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में इजरायल एक के बाद एक मोर्चे खोलता जा रहा है। गजा और यमन पर उसके हमले तेज हो गए हैं, तो अब सीरिया को लेकर नया मोर्चा खुलने वाला है। दरअसल सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद से ही इजरायल ने यहां भी हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल ने गोलान हाइट्स से आगे बढ़ते हुए बफर जोन को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद इजरायली सेना सीरिया के माउंट हरमन पर बैठ गई, जो क्षेत्र का सबसे ऊंचा इलाका है। अब सीरिया के नए नेता ने इजरायल को वहां से हटने की बात कही है, क्योंकि इजरायली सेना अब दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई है। इस बीच इजरायली अधिकारियों ने माउंट हरमन पर सेना के लंबे समय तक रहने की बात कही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने तो माउंट हरमन को इजरायल की आंख कहा था, जिसे वो दमिश्क तक नजर रख सकता है। लेकिन अब सीरिया के नए नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका से कहा है कि वो सीरिया में बफर जोन से पीछे हटने के लिए इजरायल पर दबाव डाले, जिसमें माउंट हरमन का सीरियाई हिस्सा भी शामिल है। दमिश्क के नए गवर्नर माहिर मारवान ने एक इंटरव्यू में भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि सीरिया इजरायल को दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो इजरायल से डरते भी नहीं है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन नई सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे सकता है। यरूशलेम पोस्ट ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हो सकती है। इससे पहले अलकायदा से जुड़े होने के चलते अल जुलानी पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया था। हालांकि हाल ही में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दमिश्क का दौरा किया और जुलानी से मुलाकात भी की थी। अब अमेरिका सीरिया की नई सरकार के साथ काम करने को तैयार दिख रहा है, लेकिन सीरिया ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि इजरायल को अपनी सेना वापस बुलानी होगी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भी मुसीबत बढ़ती दिख रही है, क्योंकि इजरायल बफर जोन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अब सीरिया और इजरायल के बीच जंग शुरू हो सकती है। और अब चलते चलते में देखेंगे साउथ कोरिया में गहराते राजनीतिक संकट को। तो साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सूक योल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस राष्ट्रपति आवास पहुंची थी, लेकिन पुलिस योल को गिरफ्तार नहीं कर पाई। योल पर 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। योल को बार बार पेशी के लिए समन भेजे गए थे, लेकिन जब वो सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए तो मंगलवार को सियोल की कोर्ट ने योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसके बाद साउथ कोरिया में बड़े अधिकारियों के घोटालों की जांच के लिए बनी एजेंसी CIO के अधिकारी और पुलिस अपदस्थ राष्ट्रपति यून सूक योल को हिरासत में लेने के लिए उनके आवास पहुंची। इसके बाद राष्ट्रपति आवास के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला। योल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस CIO की टीम 150 जवानों के साथ पहुंची थी। पुलिस की दर्जनों बसें और कई ऑफिसर्स को राष्ट्रपति आवास के बाहर तैनात किया गया था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और CIO की टीम के 20 सदस्य घर की ओर बढ़े। विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख करीब पुलिस के 150 जवान और आ गए। इनमें से ज्यादातर जवान परिसर के अंदर घुस गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेना और प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी यून के सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवानों पर है। वहीं यून के वकील यून गाब क्यून ने गिरफ्तारी वारंट को अवैध और गलत बताया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में योल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनकी गिरफ्तारी की एक और कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था, लेकिन संसद ने राष्ट्रपति के इस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके कारण मार्शल लॉ 6 घंटे ही टिक पाया था और बाद में राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पास कर योल की ताकत को बेहद सीमित कर दिया गया था। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।